हेलो, मैं शाहनवाज आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। और इस पार्ट 12 लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर के बारे में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और डेफिनेटली ये आज थ्योरेटिकली लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। सो पावर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अगर हम हमारी डेली रूटीन लाइफ की बात करें तो पावर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हमारे वर्क को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है। यस, मैं ठीक कह रहा हूँ, ये हमारे वर्क को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है। क्योंकि जब भी हम पावर का मेजरमेंट करते हैं तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं वर्क की बात ज़रूर कर रहे होते हैं, क्योंकि विदाउट वर्क आप पावर को डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए पावर के लिए वर्क का डिफाइन होना ज़रूरी है। और ऑब्वियसली वर्क को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वर्क के बारे में काफ़ी बात की। ऑब्वियसली जैसा कि इस चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, तो हमने इस चैप्टर के शुरुआत में वर्क के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। ऑब्वियसली जब हमने वर्क के बारे में पढ़ा तो हमने वर्क को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से डिफाइन करना भी सीखा। तो चलिए आज हम पावर को पढ़ने से पहले एक बार वर्क की बात फिर से करते हैं, क्योंकि पावर को समझने के लिए वर्क को समझना फिर से ज़रूरी है। तो लेट अस कंसिडर कि एक पर्सन है जो इस ब्लॉक को लिफ्ट करना चाह रहा है। ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ये पर्सन लिफ्ट करना चाह रहा है। ये भाई साहब अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं इस ब्लॉक को खींचने के लिए। ऑब्वियसली ये क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रहे हैं यूजिंग दिस स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग की मदद से, इस रस्सी की मदद से अपनी तरफ खींच रहे हैं। ऑब्वियसली जब हम बात करें कि कितना वर्क हुआ, तो डेफिनेटली वर्क की जब हम बात करते हैं तो वर्क को जब डिफाइन किया जाता है तो उसे एक पार्टिकुलर फार्मूले से, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमें ये फार्मूला पता है बहुत अच्छे से। वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सो द वर्क डन टू लिफ्ट द ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम। लेट अस कंसीडर, वैसे तो ये ब्लॉक काफ़ी बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप कंसिडर कीजिए कि ये जो ब्लॉक है इसकी वैल्यू कितनी है। इसकी वैल्यू है 1 किलोग्राम, मतलब इसका जो मास है उसकी वैल्यू है 1 किलोग्राम। ठीक है। सो क्या किया इस पर्सन ने, द वर्क डन टू लिफ्ट द ब्लॉक ऑफ 1 किलोग्राम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन 2 सेकेंड। ठीक है। इसने इस पर्सन ने जब इस ब्लॉक को खींचा अपनी तरफ, ऑब्वियसली इन्होंने फोर्स लगाया, इन्होंने फोर्स लगाया। ठीक है। तो ये जो फोर्स जब लग रहा था, ऑब्वियसली ये फोर्स इस तरह से लग रहा है, और इस फोर्स के डायरेक्शन में ही क्या हो रहा है, ये ब्लॉक भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑब्वियसली ये ब्लॉक जो है अपनी ज़मीन से इस अपने पर्टिकुलर लेवल से क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ये अपनी तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिफाइन करते हैं। सो लेट अस कंसिडर कि ये जो ब्लॉक है जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम। ठीक है। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ है, 1 मीटर का। ठीक है। 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये जो पूरा प्रोसेस था, इसको 1 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट वाला कराने वाला जो काम था, ये काम हुआ है टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड में। ठीक है। टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड में ये काम सारा हुआ है। ठीक है। ये वर्क जो हुआ है टाइम इज टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड में हुआ है। सो लेट अस कंसिडर द वर्क डन टू लिफ्ट द ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द 2 सेकेंड गिवन बाय। ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमने वैल्यू पुटअप की, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स की जगह वैल्यू पुटअप की हमने मास इंटू एक्सेलरेशन या मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जैसा कि फोर्स है। ठीक है। ये जो फोर्स है ऑब्वियसली वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, आप देख पा रहे हैं इसको बहुत अच्छे से, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ऊपर की तरफ, ऑब्वियसली ये फोर्स किसके इक्विवेलेंट होगा, इस पर्टिकुलर बॉडी के मास के इक्विवेलेंट। ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन कौन होगा, इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो बेसिकली इसके वेट को डिफाइन कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी। और एस जो है वो बेसिकली क्या है, हाइट है। पर्टिकुलर सपोज जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम डिफाइन कर रहे हैं हाइट से, एच से। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसे हमने नॉर्मली डिफाइन किया है एच से, कि कितनी हाइट तक ये ब्लॉक एक्चुअल में ऊपर उठा है, यही डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है इस ब्लॉक का विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन। तो यहाँ पर हमने एच जो है वो 1 मीटर डिफाइन कर दिया। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर मास तो हमें पता है 1 किलोग्राम का, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड हमें पता होती है, और एच की वैल्यू 1 यहाँ पर हमने पुट अप कर दी। फाइनली व्हेन वी विल सॉल्व इट वी विल गेट द आंसर 9.8 जूल। इट मीन्स कि इस पर्सन ने जब इस 1 मास या 1 किलोग्राम मास के ब्लॉक को उठाया, ठीक है, कितनी सेकंड तक, 2 सेकंड तक, इस तरह से कि उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाए या वो 1 मीटर हाइट तक उड़ जाए, तो ऑब्वियसली जो वर्क होगा वो होगा 9.8 जूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं वर्क की बात करूँ तो वर्क में का जो फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये यहाँ पर कहीं पर भी टाइम की डेफिनेशन नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी टाइम की बात नहीं हो रही है। ठीक है, या हम इसको थोड़ा रिजोल्यूशन इसका देखें तो फोर्स भी डिफाइन हो रहा है ब्लॉक के वेट से, मास इनटू एक्सेलरेशन से। ऑब्वियसली यहाँ पर भी कहीं टाइम की डेफिनेशन नहीं है। इट मीन्स कि वर्क के लिए टाइम का इंपॉर्टेंस यहाँ पर डिफाइन नहीं हो रहा है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। अभी हमने जैसे देखा कि इस पर्सन ने इस ब्लॉक को 2 सेकंड तक उठाया। सपोज अगर ऐसा होता, इफ़ वी लिफ्ट द सेम ब्लॉक थ्रू द सेम हाइट इन द 1 मिनट, ठीक है, मतलब सेम 1 किलोग्राम के ब्लॉक को उठाया जाता, ठीक है, और इस तरह से कि इसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता, बट यहाँ पर इस बार टाइम जो है वो 2 सेकंड ना होकर कितना हो जाता, 1 मिनट होता, 1 मिनट होता, ठीक है, 1 मिनट इट मीन्स कि 60 सेकंड होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता, ऑब्वियसली इस केस में भी हम जब कैलकुलेट करते हैं इसका वर्क, वर्क कैलकुलेट करते हैं तो वर्क का फार्मूला अगेन वही फार्मूला पुटअप करते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जगह हम पुटअप करते हैं एम इंटू जी इंटू एस। ठीक है, अब यहाँ पर भी जब वैल्यू पुटअप करते हैं तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर कहीं पर भी टाइम की वैल्यू नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पर आंसर सेम होता, यहाँ पर आंसर सेम होता, एम इंटू जी इंटू एच, 1 इंटू 9.8 इंटू 1, इसका मतलब 9.8 जूल, आंसर सेम आता। ठीक है, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 9.8 जूल। ठीक है, अब यहाँ पर इफ़ द टाइम टेकन इज 5 मिनट, अगर सपोज 1 मिनट की जगह 5 मिनट होता, देन द वर्क डन अगेन 9.8 जूल। तो हमने देखा कि किसी भी तरह से अगर इस पर्टिकुलर ब्लॉक को कोई पर्सन उठा रहा है, ठीक है, अब वो उसको 2 सेकंड में उठाए, 1 मिनट में उठाए या 5 मिनट में उठाए, ऑब्वियसली द आंसर इज सेम, आंसर विल बी सेम, वर्क डन विल बी सेम 9.8 जूल, बिकॉज देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ टाइम इन द फॉर्मूला ऑफ वर्क। अब कितनी इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपने वर्क तो कैलकुलेट किया लेकिन यहाँ पर टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं था। क्या होता अगर, बट इफ वी आर जनरली इंटरेस्टेड इन द टाइम ओरिएंटेड वर्क, है ना, हम लोग हमेशा टाइम ओरिएंटेड वर्क में इंटरेस्टेड होते हैं। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि बेसिकली किसी पर्टिकुलर काम को करने में ज़्यादा टाइम लगे। आप हमेशा चाहते हैं कि किसी भी काम को करने में कम से कम टाइम लगे। ठीक है, ऑब्वियसली काम को कम करने, काम को ऑब्वियसली करने में अगर टाइम कम लग रहा है तो आप उसे हमेशा अच्छा मानेंगे। ठीक है, अब अच्छा मानेंगे तो ऑब्वियसली अब इसे डिफाइन कैसे करें। सो बट वी आर जनरली इंटरेस्टेड इन द टाइम ओरिएंटेड वर्क, दैट इज द वर्क शुड बी completed इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी विच टेक्स केयर ऑफ हाउ फास्ट इज द वर्क डन इज पावर। यहीं पर पावर की डेफिनेशन की शुरुआत होती है कि अगर कोई एक ऐसी क्वांटिटी को हम डिफाइन करें जो वर्क को टाइम के साथ में रिलेट करता हो, है ना, जो वर्क को टाइम के साथ में रिलेट करे, तो वो क्वांटिटी है पावर। पावर एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी वर्क को उसके टाइम के साथ में रिलेट करता है कि ये वर्क कितनी जल्दी किया गया है, किसी वर्क को कितना जल्दी किया गया है। जैसे सपोज जब भी हम किसी इक्विपमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं इस इक्विपमेंट में बहुत पावर है, उसका मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा, है ना। हमारे घर में फ़ैन लगा है, उस फैन का अगर पावर ज़्यादा है तो हम कहते हैं वो फैन ज़्यादा स्पीड से घूमेगा। अगर आपके पास व्हीकल है, आपके पास कार है, आपके पास कोई बाइक है, वो ज़्यादा पावर की है, ज़्यादा पावर की है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा फास्ट चलेगी, ज़्यादा तेज़ दौड़ेगी, है ना। तो इसी तरह से अगर आप में ज़्यादा पावर है तो ऑब्वियसली आप किसी भी काम को बहुत फास्टली कर सकते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक किसी भी काम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जहाँ पर हम वर्क को टाइम के साथ में रिलेट करें, या हम ऐसा कहें कि बेसिकली हाउ फास्ट द वर्क कैन बी डन, how fast the work can be done, so this definitely this will be defined by the physical term power. सो द पावर ऑफ द मैन और मशीन, ऑब्वियसली हम पावर की जब बात करेंगे तो उसके लिए या तो वो कोई मैन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या ऑब्वियसली वो कोई मशीन हो सकती है ना। सो द पावर ऑफ द मैन और मशीन इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ वर्क डन बाय द मैन और मशीन।
सो द पावर ऑफ द मेन और मशीन इज डिफाइंड बाय द वर्क डन बाय द मशीन पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम बात करें कि बेसिकली पावर क्या है, तो पावर इज बेसिकली द रेट ऑफ वर्क डन। रेट, जब हम बात करते हैं रेट ऑफ, इस वर्ड की जब हम बात करते हैं रेट ऑफ, तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को हमेशा टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम पावर के रेट की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ द पावर या रेट ऑफ द वर्क, ठीक है, सॉरी, रेट ऑफ द वर्क की मैं बात कर रहा हूँ, रेट ऑफ द वर्क की बात कर रहा हूँ, रेट ऑफ द वर्क, रेट ऑफ द वर्क। तो यहाँ पर वर्क के साथ में डिवाइड करूँगा मैं टाइम से। सो ऑब्वियसली यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा पावर का, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पावर कैसी है, एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। पावर स्केलर क्वांटिटी है, पावर का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जबकि वर्क जो था वो कैसा था, ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी था, क्योंकि वर्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। लेकिन वहीं पर अगर हम वर्क को रेट से डिफाइन करें या वर्क का रेट कैलकुलेट करें कि बेसिकली एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना काम हुआ, एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये एक बेसिकली स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पर वर्क के पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर हम पावर की यूनिट की बात करें तो देखिए पावर की यूनिट क्या होगी। सो एसआई यूनिट ऑफ द पावर इज बेसिकली वॉट, है ना। पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। हम लिख सकते हैं इसकी और थोड़ी बड़ी जो यूनिट होती है वो होती है किलोवाट। सो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट, ठीक है। वहीं पर अगर और बड़ी यूनिट की बात करें तो वो होता है मेगावाट। तो 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁶ वाट या 10 लाख वाट। इसके अलावा एक और बड़ी यूनिट होती है इसकी, इट्स वन ऑफ द अनदर यूनिट विच इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, वो होती है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, द अनदर यूनिट ऑफ द पावर इज हॉर्स पावर, ठीक है। और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू होता है 746 वाट, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू होता है 746 वाट। नॉर्मली जब हम किसी मोटर वगैरह को ख़रीदने जाते हैं, मोटर इन द सेंस जो हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं, ठीक है, तो नॉर्मली जब हम उसके पावर्स की बात करते हैं तो उसके पावर्स को हम HP में ही डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। जब हम ज़्यादा बड़े पावर्स की बात करते हैं, जब हम नॉर्मली वाट्स की बात नहीं करते तो और बड़े पावर्स की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हम फिर हॉर्स पावर की बात करते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि बड़ी यूनिट्स को या ज़्यादा पावर वाली डिवाइसेस की जो पावर है उनको डिफ़ाइन करने के लिए हम हॉर्स पावर यूनिट का यूज़ करते हैं। और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू होता है 746 वाट। अब देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पावर की बात की, तो पावर को हमने डिफाइन किया P इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा कि पावर इज बेसिकली द रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने जैसा कहा कि पावर की जो यूनिट है उससे वो होती है वॉट, पावर की यूनिट अभी हमने कहा वो होती है वॉट, ठीक है। तो वॉट को अगर मैं डिफ़ाइन करूं, वॉट को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो बेसिकली पावर की यूनिट हो गई वॉट, और वर्क की यूनिट होती है ऑब्वियसली जूल, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। इट मीन्स कि हम पावर को बोल सकते हैं कि यहाँ पर पावर को हम जूल पर सेकंड में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, पावर को हम जूल पर सेकंड में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं वॉट को डिफ़ाइन करना चाहूँ जो पावर की यूनिट है, ठीक है, तो 1 वाट इज इक्वल्स टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट इज इक्वल्स टू होगा 1 जूल पर सेकेंड। तो देखिए अगर यहाँ पर ऐसा हो कि टाइम की वैल्यू अगर 1 सेकेंड हो जाए, टाइम की वैल्यू अगर 1 सेकेंड हो जाए इस तरह से, ठीक है, जैसे हम देखें टाइम की वैल्यू को हमने क्या किया 1 सेकेंड कर दिया, और जूल को भी क्या कर दिया 1 जूल कर दिया, तो डेफिनेटली जो वॉट होगा वो भी कितना होगा 1 होगा। तो डेफिनेटली 1 वाट ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 वाट के, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन द टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 जूल, ठीक है, और देन द पावर विल बी इक्वल टू 1 वाट, ठीक है। अगर आपने वर्क को कर दिया 1 जूल और टाइम को कर दिया 1 सेकेंड, तो पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 वाट। सो इफ द वर्क डन बाय द मेन और मशीन इज 1 जूल इन द टाइम ऑफ 1 सेकेंड, देन द पावर ऑफ दैट मेन और मशीन इज 1 वाट। इसी तरह से हम पावर को एनर्जी के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। सो द पावर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, सिंस द वर्क एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, देयरफॉर हमें पता है कि जो वर्क होता है और एनर्जी होती है वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है।
सो डेफिनेटली मैं यहाँ पर पावर वर्क की जगह एनर्जी हम पुटअप कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने फार्मूला जो देखा था P इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। और जैसा मैंने कहा कि वर्क और एनर्जी दोनों इंटर कन्वर्टिबल हैं, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क की जगह हम पुटअप कर सकते हैं एनर्जी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू ई बाई टी। तो ये पावर की डेफिनेशन हो गई किसकी टर्म्स में, एनर्जी की टर्म्स में। तो मैं डेफिनेटली ये भी कह सकता हूँ कि पावर इज अ एनर्जी रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। पावर इज अ रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन या फिर एनर्जी जनरेशन। अब एनर्जी जो होती है वो या तो कंज्यूम होगी या जनरेट होगी, सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं पावर इज अ रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन और पावर इज अ रेट ऑफ एनर्जी जनरेशन। अगर हम बात करें कि बेसिकली वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए हम यहाँ पर एक और फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर फोर्स जो होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ठीक है। ये फार्मूला हमें पता है बहुत अच्छे से। हमने यहाँ पर W की जगह पुटअप किया F इंटू एस, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फोर्स को हमने इस तरह से लिखा और एस बाई टी इसको इस तरह से लिखा हुआ है। और एस बाई टी इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, ऑब्वियसली वेलोसिटी को डिफाइन करता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिफाइन करता है वेलोसिटी को। सो हमने यहाँ पर लिखा v। सो दिस इज पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सो P इज इक्वल टू हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब देखिए पावर किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर और वेलोसिटी पर। इट मीन्स देखो यहाँ पर कितना सिंप्लीफाइड वे में समझा जा सकता है कि सपोज कोई व्हीकल है, उस व्हीकल पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस व्हीकल पर आपने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। उसकी वेलोसिटी जो हुई वो इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पावर क्या हो रहा है, इट मीन्स पावर जो होता है वो इंक्रीज्ड पावर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज्ड पावर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। कितना आसान है समझना। देखिए जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी, उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी, ऑब्वियसली वो उतने फोर्स को, उतने पावर को क्या करेगा, उतने ज़्यादा पावर को डिफाइन कर रहा होगा। इसीलिए मैंने अभी कहा था कि कोई व्हीकल है अगर वो जितना तेज़ भागता है, जितना तेज़ वो चलता है, जितना तेज़ वो रन करता है, ऑब्वियसली उतना ज़्यादा पावर का वो व्हीकल होता है, या हमेशा कह सकते हैं कि वो व्हीकल उतना ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है या फिर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्हीकल है ऑब्वियसली उसका जो पावर है वो उसकी वेलोसिटी से डिफाइन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से पावर को मेज़र करने के लिए या पावर के टर्म्स में एनर्जी को मेज़र करने के लिए यहाँ पर एक टर्म होती है, वो कहलाती है किलोवाट आवर, KWH। KWH यूनिट जो है वो नॉर्मली आपको आपके घर में जो एनर्जी मीटर लगे होते हैं, है ना, हमारे घर में जो बिजली के मीटर होते हैं, एनर्जी मीटर्स होते हैं, उनमें जो मेज़रमेंट होता है, उनमें जो एनर्जी का जो कंजम्पशन आप मेज़र करते हैं, ऑब्वियसली उसके लिए यूज़ करते हैं आप किलोवाट आवर या KWH यूनिट। सो KWH इज़ ए यूनिट ऑफ एनर्जी। आप इसे याद रखें कि KWH क्या है, बेसिकली पावर की यूनिट ना होकर किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, हमें याद रखना है। KWH किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। और वी कैन राइट वेट वी 1 KWH एज ए 1 kW इंटू 1H, ठीक है। 1H मीन्स 1 आवर, ठीक है। तो 1 KWH आप लिख सकते हैं, 1 KWH बहुत ही सिंपल वे के अंदर यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 KWH इज इक्वल टू 1 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर, ठीक है, 1 आवर। सो 1 KWH इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। सो we can write 1 KWH is equal to 1 kW into 1H। so now since हमें पता है फॉर्मूला P is equal to E by T होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E is equal to P into E, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये किसको डिफाइन करेगा, एनर्जी को डिफाइन करेगा। सो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एनर्जी पावर डिफाइन होता है किलोवाट से, और टाइम डिफाइन होता है टाइम डिफाइन हो रहा है 1 आवर से। तो फाइनली ये जो यूनिट हो गई P इंटू टी, ये डिफाइन कर रहा है P इंटू टी को, ऑब्वियसली डिफाइन कर रहा है एनर्जी को, ठीक है। सो हम कह सकते हैं KWH इज़ ए यूनिट ऑफ एनर्जी।
If power is in kW kilowatt and time in hour, then the unit of energy is kWh. अब हम समझ गए हैं बहुत अच्छी तरह से. So the unit kWh is important because this is a commercial unit of energy used by the electricity board. जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि kWh यूनिट का जो इस्तेमाल होता है वो बेसिकली आपके घर में जो एनर्जी मीटर्स लगे होते हैं जो आपकी बिजली के कंजम्पशन को, इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन को मेज़र करते हैं, ठीक है, उसी में हम लोग kWh यूनिट का यूज़ करते हैं. सो द यूनिट kWh इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स. ठीक है. इफ़ द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज़ 100 यूनिट्स, कितना सिंपल है. ऑब्वियसली आपके घर का जो बिजली का बिल आता है या जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो आपका एनर्जी कंजम्पशन होता है वो यूनिट्स में लिखा होता है. हम ऐसा बोलते हैं कि भाई इस महीने कितना यूनिट कंज्यूम कर दिया, है ना. तो ये यूनिट कंज्यूम किया, इट मीन्स 1 यूनिट इज़ वाट बेसिकली. सो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजम्पशन आपका 100 यूनिट है तो इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स दैट वी हैव यूज्ड 100 kWh ऑफ एनर्जी, है ना. इसका मतलब कितना सिंपल है कि 1 kWh इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. ठीक है, 1 kWh इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. एक यूनिट का कंजम्पशन हमें ये डिफाइन कर रहा है कि हमने 1 kWh की यूनिट का जो है वो कंज्यूम कर ली, 1 kWh की एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर ली है. सो 1 kWh इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर. अगर हम kW को हम लिख सकते हैं 1000 वाट, क्योंकि हमें पता है किलोवाट इज इक्वल्स टू होता है 1000 वाट. और 1 आवर को हम लिख सकते हैं सेकेंड्स में 3600 सेकेंड्स. अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो फाइनली वी विल गेट द आंसर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल. ठीक है. तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, एनर्जी की यूनिट होती है वो जूल भी होती है. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 kWh इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल. इसी को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, क्योंकि हमें पता है 10⁻6 जूल होता है, 10⁻6 जूल जो होता है उसको हम मेगा जूल भी बोलते हैं. ठीक है, मेगा. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज़ बेसिकली इक्वल टू 3.6 मेगा जूल. ठीक है, मेगा जूल भी लिख सकते हैं. सो एनर्जी ऑफ द kWh, energy of the 1 kWh is equivalent to the using a bulb of 1 kilowatt for the 1 hour. ठीक है, हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि अगर आपने कोई 1 किलोवाट का बल्ब लिया है और उस 1 किलोवाट के बल्ब को 1 आवर तक अगर आपने कंज्यूम किया है, 1 आवर तक आपने यूज़ किया है, तो डेफिनेटली आपका जो एनर्जी कंजम्पशन होगा वो 1 kWh के इक्वल होगा. So it was a very simple lecture and definitely it was a very interesting lecture and surely you get a lot and you learn a lot. अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई डाउट है so surely you comments to me और I will quickly reply of your comments, your queries and try my best. ठीक है. सो अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं आंसर दूंगा, मैं रिप्लाई दूंगा. और थैंक्स फॉर वॉचिंग. और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक्स अगेन.